पहलगाम में हुए आतंकी हमले को हफ्ता भर होने को है। आतंकियों की तलाश में छापेमारी हो रही है। सुरक्षा बलों ने जंगल पहाड़ एक कर रखा है। संदिग्धों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, समझौते तोड़ने, बॉर्डर बंद करने जैसे फैसले लिए जा चुके हैं। लेकिन लगभग सबको पता है कि ये फिलर मात्र है, असली एक्शन अभी बाकी है। सबके मन में एक ही सवाल है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हो सकता है ये? अब तक क्या क्या हुआ है और आगे क्या तैयारी है? इन सब के बारे में बात करेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं खबरगांव समाचार। आज के एपिसोड में हम 4 खबरों पर बात करेंगे। शुरुआत पहलगाम में हुए आतंकी हमले से। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। इस हमले के पीछे पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का हाथ मानते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कुछ न कुछ एक्शन लिया जा रहा है। सिंधु जल समझौता स्थगित करने, अटारी बॉर्डर बंद करने, उच्चायोग के स्टाफ में कटौती के बाद अब पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल्स को भी भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत सरकार का कहना है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ ज़्यादातर भड़काऊ और सांप्रदायिक झूठ और भ्रामक बयान प्रसारित किए जा रहे थे। इसलिए डॉन न्यूज़, समा टीवी, ARY न्यूज़ जैसे 16 चैनल्स पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा कई स्पोर्ट्स और अन्य फील्ड से जुड़े चैनल्स पर भी बैन लगाया गया है। भारत सरकार ने उन विदेशी मीडिया संस्थाओं को भी नोटिस भेजा है जो आतंकवादियों को उग्रवादी या गनमैन यानी बंदूकधारी कह रहे हैं। इसमें BBC, AP और रॉयटर्स जैसी एजेंसियां भी शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली में लगातार हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है, जो इस दुखदुखी को आगे बढ़ा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब तक जो किया गया या किया जा रहा है वो केवल ध्यान भटकाने के लिए है। हर किसी को अगले कदम का इंतजार है। पाकिस्तान कभी चीन, कभी तुर्की तो कभी एटम बम की घुड़की दे रहा है। हालांकि दिल्ली में जिस तरीके से बैठकें हो रही हैं उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि जरूर कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। दिल्ली में आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के साथ लंबी बैठक की। इसके बाद राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 40 मिनट तक बैठक की। तैयारी पाकिस्तान की ओर से भी हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी आर्मी के मूवमेंट के वीडियो शेयर हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि LOC पर तैनाती बढ़ा दी गई है, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और लगातार पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हो रही है और भारत की ओर से इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने ट्वीट कर दावा किया कि तुर्की से फाइटर जेट्स पाकिस्तान आए हैं और लगातार पाकिस्तानी नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की माने तो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने भाई और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत से युद्ध के बारे में न सोचने की सलाह दी है। नवाज शरीफ ने कहा है कि तनाव कम करने के लिए डिप्लोमेसी का सहारा लें। नवाज शरीफ अनुभवी हैं, कारगिल का अनुभव है उन्हें। हालांकि इससे पहले शहबाज शरीफ ने धमकी वाले अंदाज में कहा था कि भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार है। कुछ इसी तरह के बयान उनके मंत्रियों की ओर से भी आए थे। कोई परमाणु बम की धमकी दे रहा है तो कोई सिंधु में पानी की जगह खून बहाने की बात कर रहा है। रणनीतिक मामलों के जानकार इसे बौखलाहट बता रहे हैं। दिल्ली से अब चलते हैं श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र की बैठक हुई। बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहमति से 3 पेज का एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें देश और जम्मू कश्मीर के सांप्रदायिक सद्भाव और तरक्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के नापाक इरादों को पूरी दृढ़ता के साथ हराने की मांग की गई। प्रस्ताव को पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम में हुए हमले को कश्मीरियत, एकता, शांति और सद्भाव और संविधान में निहित मूल्यों पर सीधा हमला बताया। साथ ही चौधरी ने मीडिया से भी अपील की कि भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के प्रयास का शिकार न बने। विधानसभा ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेजबान होते हुए ये मेरी जिम्मेदारी थी कि यहाँ से मैं सही सलामत लोगों को वापस भेजूं। नहीं भेज पाया, मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए अल्फाज नहीं। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफ़ी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के वज़ीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज़्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेज़बान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहाँ से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया और माफ़ी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। मुझे 1-2 आए, मुझे कहा हमारा कसूर क्या था,
उमर ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास नहीं है, लेकिन इस मौके का इस्तेमाल वे केंद्र सरकार से पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाक़ये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूँगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूँगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। उमर ने हमले में मारे गए सभी 26 मृतकों के नाम लिए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उमर अब्दुल्ला ने हमले में मारे गए स्थानीय निवासी आदिल की तारीफ की और कहा कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाया। अगर लोग साथ हैं तो हम आतंकवाद को हरा सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फारूक ने कहा कि मैं हमेशा बातचीत के पक्ष में रहता था, लेकिन हम उन लोगों को क्या जवाब दें जिनके घर वाले मारे गए हैं। फारूक ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट जैसी नहीं बल्कि ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा इस तरह की घटनाएं न हों। वो जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थियरी तब पानी में फेंक दी थी और हम टू नेशन थियरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक है। पैदा करने वाला वो है, जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमजोर कर देंगे, हम इससे कमजोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था, मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। भाईचारे को पकड़ा है और आज भी उसका एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, लेकिन साथ ही सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाए। हमारे तरफ से जाकर राहुल गांधी जी भी श्रीनगर में जाकर लोगों से मिले, घायलों से मिले, बातचीत किए, लेकिन मोदी साहब ऐसे मीटिंग में नहीं आते और बड़े बड़े बात करते हैं। इसीलिए मैं इस वक्त ज्यादा उनको टोकना नहीं चाहता, लेकिन आप दिमाग में रखिए, सबसे बड़ा देश है, उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा। इधर कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 9 से अधिक घर गिराए जा चुके हैं। हमले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। हमला करने वाले आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट की माने तो पिछले 5 दिन में कम से कम 4 बार ऐसा मौका आया जब सुरक्षा बल आतंकियों के नजदीक पहुंच गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी घने जंगलों का फायदा उठा रहे हैं। एक बार उन्हें पहलगाम के हापतनार गांव के जंगलों में देखा गया, बाद में कुलगांव के जंगलों में, जहां भागने से पहले सुरक्षा बलों के साथ उनके बीच मुठभेड़ भी हुई। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी आतंकी गिरफ्त में होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है सुप्रीम कोर्ट से। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि कुछ करिए। क्यों कहा, ये भी आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 28 अप्रैल को केंद्र सरकार के साथ साथ ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स, प्राइम, ऑल्ट बालाजी, उल्लू डिजिटल जैसे
OTT प्लेटफॉर्म्स और मेटा, गूगल, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस इन प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम हो रहे अश्लील कंटेंट को लेकर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर बिना किसी सेंसर के अश्लील कंटेंट शेयर किए जाने पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस दिशा में कानून बनाने और ठोस कदम उठाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पूर्व सूचना आयुक्त और पत्रकार उदय माहुरकर एवं अन्य की जनहित याचिका पर आई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मार्च 2025 में दायर याचिका में कहा गया कि यह एक जरूरी और तेजी से बढ़ती सामाजिक चिंता है जो आने वाली पीढ़ियों के नैतिक ताने बाने को दूषित कर रही है। याचिका में कहा गया कि जो कभी एक व्यक्तिगत बुराई थी वह आज व्यापक मुद्दा का रूप ले चुकी है, जो सोशल मीडिया से लेकर ओवर द टॉप यानी OTT स्ट्रीमिंग सेवाओं तक डिजिटल प्लेटफॉर्म के हर कोने में घुसपैठ कर रही है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो सामाजिक मूल्यों, मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और सॉफ्ट कोर एडल्ट कंटेंट के अनियंत्रित प्रसार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की प्रवृत्ति बढ़ाने में योगदान दिया है, जबकि युवाओं के मनोवैज्ञानिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। याचिका में कहा गया है कि ये सारी बातें याचिकाकर्ताओं ने संबंधित सक्षम अधिकारियों के सामने भी रखी, लेकिन कोई प्रभावी परिणाम नहीं मिला। सरकार को पता है कि ये मसला कितना खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इस पर नियंत्रण का कोई उपाय नहीं कर रही है। याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखते हुए वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि यह मुद्दा वास्तविक चिंता को पैदा करने वाला है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस तरह की सामग्री सोशल मीडिया पर बिना किसी रोक टोक के प्रसारित हो रही है। इस पर मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस BR गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इस पर कुछ करिए, विधायी करिए मतलब कानून बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका से सहमति जताई और केंद्र सरकार ने भी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ प्रोग्राम्स का कंटेंट इस तरह का होता है कि दो व्यक्ति बैठकर साथ नहीं देख सकते। सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक इस पर रेगुलेशन होना जरूरी है। कुछ रेगुलेशन लागू हैं, कुछ और लाने पर विचार किया जा रहा है, यानी सरकार इस पर रेगुलेशन लाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसले में साफ कहा कि शरिया कोर्ट, कोर्ट ऑफ काजी, कोर्ट ऑफ दारुल कजियत आदि की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। इन्हें आप किसी भी नाम से बुलाइए, लेकिन इनके द्वारा दिया गया आदेश या निर्देश कानून के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट गुजारा भत्ता देने के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक महिला की अपील पर फैसला सुना रही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा था, जिसमें फैमिली कोर्ट ने महिला को गुजारा भत्ता नहीं देने का आदेश दिया था। इस आदेश का आधार था काजी की अदालत में दायर समझौता डीड। इस डीड में महिला को ही विवाद का कारण बताया गया था। फैमिली कोर्ट ने काजी की अदालत में दायर समझौता डीड पर भरोसा किया और गुजारा भत्ता न देने का फैसला किया, जिसके बाद मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की और फैसले को खारिज कर दिया और गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। बेंच ने 2014 में आए विश्वलोचन मदन जजमेंट का रेफरेंस देते हुए कहा कि कोर्ट ऑफ काजी, कोर्ट ऑफ दारुल काजा कजिया, सरिया कोर्ट वगैरह चाहे किसी भी नाम से कहा जाए, ऐसी बॉडीज की कानून में कोई मान्यता नहीं है। अगली खबर के लिए चलते हैं तमिलनाडु, जहां सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले से हड़कंप मचा हुआ है। गवर्नर पर आए फैसले को लेकर नहीं, मंत्रियों को लेकर। सेंथिल बालाजी और के पोनमुडी दोनों स्टालिन सरकार में मंत्री थे, अब नहीं है क्योंकि इस्तीफा दे दिया है, या कहें कि देना पड़ा है। दोनों मंत्रियों को कोर्ट से फटकार लगी थी, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट में बदलाव हुआ है। सेंथिल बालाजी को जून 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। बालाजी पर कैश फॉर जॉब्स घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। करीब 15 महीने बाद सितंबर 2024 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत मिलते ही बालाजी ने मंत्री पद की शपथ ले ली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया था। बाद में ईडी ने एफिडेविट दायर कर कहा था कि सेंथिल अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों और जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उन पर दबाव डालकर लोगों को शिकायत वापस लेने पर मजबूर करने के आरोप भी लगे। 23 अप्रैल 2025 को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर बालाजी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने बालाजी से कहा कि या तो वे अपना मंत्री पद बरकरार रख सकते हैं या फिर अपनी स्वतंत्रता यानी जेल जाइए या फिर इस्तीफा दीजिए, जिसके बाद बालाजी ने इस्तीफा दे दिया। दूसरे मंत्री के पोनमुडी, उन्हें अपने विवादित बयानों की वजह से कुर्सी गंवानी पड़ी है। उन्होंने शैव और वैष्णव पंथ को एक सेक्स वर्कर से जोड़ते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था और पोनमुडी को फटकार लगाई थी, जिसके बाद डीएमके ने पहले पोनमुडी को पार्टी के उप महासचिव पद से हटाया और फिर मंत्री पद से भी उनकी छुट्टी हो गई। आज के खबरगांव समाचार में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए खबरगांव के साथ।